नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाक़ों पर कब्ज़ा कर चुके तालिबान से पंजशेर अब तक बचा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के सरकर्दा कायदीन के दरमियान अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें जंगबंदी का फ़ैसला लिया गया था। लेकिन पीर के रोज़ से लगातार तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के दरमियान पंजशेर में तसादुम की खबरें सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक तालिबानी जंगजुओं ने एक बार फिर पंजशेर पर हमला कर दिया, लेकिन इसमें 350 तालिबानी जंगजू हलाक हो गए और 40 कैदी बना लिए गए। ये जानकारी नॉर्दर्न अलायंस ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। ट्विटर पर नॉर्दर्न अलायंस की जानिब से दावा किया गया है कि गुज़िश्ता शब खाविक में हमला करने पहुंचे तालिबान के तकरीबन 350 जंगजुओं को हलाक कर दिया गया, जबकि 40 से ज़्यादा को कब्जे में लिया गया। NRF को इस दौरान कई अमरीकी गाड़ियां और असलहे हाथ लगे हैं। इससे कबल ये रिपोर्ट सामने आई थी कि मंगल की शब को तालिबान ने पंजशेर में घुसने की कोशिश की, जहां उसका मुकाबला नॉर्दर्न अलायंस के जंगजुओं से हुआ। मकामी सहाफ़ी नातिक मलिकजादा के जरिए किए गए एक ट्वीट के मुताबिक अफ़गानिस्तान के पंजशेर के दाखिली दरवाजे पर गुलबहार इलाके में तालिबान जंगजुओं और नॉर्दर्न अलायंस के जंगजुओं के दरमियान तसादुम हुआ। उतना ही नहीं, तालिबान के जरिए वहां पर एक पुल उड़ाने की भी खबर है। इसके अलावा कई जंगजुओं को पकड़ा गया है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी फ़ौज के जाने के बाद अफ़गानिस्तान से लोगों की हिजरत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तालिबान के खौफ की वजह से लोग किसी भी तरह मुल्क छोड़ना चाहते हैं। एयरपोर्ट बंद है, लेकिन लोगों के पैर नहीं। ताज़ा मामला अफ़गानिस्तान से लगे पाकिस्तान, तुर्की और ईरान बॉर्डर का है। ये इलाका पहाड़ों और रेतीले रास्तों से होकर पड़ोसी मुल्क की सरहदों को छूता है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों के कब्जे के बाद लोग उन्हीं रास्तों से इन मुल्कों में अपनी जान की दुहाई देकर पनाह ले रहे हैं। डेली मेल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, जिनमें कुछ हामिला ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान इन रास्तों से तालिबान के साए से दूर जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ में कई लोग ऐसे भी हैं जो पैदल ही 1500 किलोमीटर चलकर तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान भाग रहे हैं। सदर अमेरिका जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग अमेरिका के मफाद में नहीं थी, जिसे बहुत अरसा कबल बंद हो जाना चाहिए था। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फ़ौजी इनखला का फ़ैसला उन्हीं का फ़ैसला है और दुरुस्त सिमत की जानिब यह कदम है। मंगल के रोज़ व्हाइट हाउस से कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये जंग ख़त्म हो चुकी है, चूँकि अब सरजमीन पर लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं रहा, इसलिए इसे अब सिफारती मैदान में लड़ा जाएगा। सदर ने कहा कि ये लड़ाई उस वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब मई 2011 में ओसामा बिन लादेन को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया और अल-कायदा का खिलाफमा किया गया। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 के अमेरिका के खिलाफ हमलों में अल-कायदा मुलविस था, लेकिन ये दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान की सरजमीन से वार कर रहा था, जिसे नेस्तो नाबूद करने की ज़रूरत थी और यह काम बखूबी किया गया। लेकिन सदर ने याद दिलाया कि दाइश, खुरासान जैसे दहशतगर्द गिरोह के साथ लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, इसे ना माफ़ किया जाएगा ना भुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर दौलत इस्लामिया खुरासान के खिलाफ फ़िज़ाई हमले किए जाएंगे। हालिया काबुल मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1,20,000 से ज़्यादा अफराद का इनखला किया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इनखला किसी भी और मुल्क ने नहीं किया। इस मिशन की कामयाबी की वजह हमारी अफवाज, हमारे सिफारतकार और इंटेलिजेंस है। वो हफ्तों तक लोगों की मदद करते रहे और उन्होंने ये सब आईसिस खुरासान की मौजूदगी में किया। इसके बाद अमेरिका दूसरे ममालिक में फ़ौज भेजकर वहाँ कौम साजी नहीं करेगी। अफगानिस्तान में जिस तरह हम कौम साजी और जमहूरियत लाना चाहते थे, ऐसा वहाँ सदियों में नहीं हुआ। सदर जो बाइडेन ने मंगल के रोज़ कौम से अपने खिताब में अफगानिस्तान से इनखला की आखिरी तारीख पर कायम रहने के फैसले पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस इक़दाम से वहाँ से हज़ारों अमरीकी और अफगान शहरियों को निकाल लिया गया और अब वहाँ महज 100 से 200 तक अमरीकी शहरी बाकी रह गए हैं। History has done more to airlift out the residents of another country than we have done. We will continue to work to help more people leave the country who are at risk. We're far from done. For now, I urge all Americans to join me in grateful prayer
for our troops and diplomats and intelligence officers who carried out this mission of mercy in Kabul and at tremendous risk with such unparalleled results. An airlift that evacuated tens of thousands, to a network of volunteers and veterans who helped identify those needing evacuation, guide them to the airport, and provided them for their support along the way. We're going to continue to need their help. We need your help, and I'm looking forward to meeting with you. And to everyone who is now offering or who will offer to welcome Afghan allies to their homes around the world, including अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की मुकम्मल वापसी की इत्तलात के साथ ही मीडिया पर काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तरबियत याफ्ता कुत्तों की मौजूदगी के बाद अमरीकियों की तरफ से अपनी फ़ौज के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। काबुल हवाई अड्डे पर अमरीकी फ़ौज के कुत्तों की मौजूदगी की इत्तलात और तस्वीर सामने आने के बाद अमरीकी सख्त मुश्तइल हैं और वो फ़ौज पर कुत्तों को एयरपोर्ट के गोदामों में पीछे छोड़ने और तालिबान के कंट्रोल में देने पर सख्त गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हैवानात के लिए काम करने वाले इदारों ने अमरीकी फ़ौज के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक एनिमल वेलफेयर ग्रुप की तरफ से पीर की रात जारी करदा एक बयान में अमरीकी फ़ौज ने अपने तरबियत याफ्ता काम करने वाले कुत्तों को छोड़ दिया है। अमरीकी जानवरों की फलाह बहबूद की तंजीम ने कुत्तों को तालिबान के लिए छोड़ने और उन्हें मौत के घाट उतारे जाने के ख़तरे से दो चार करने की मज़म्मत की। अमरीकी ह्यूमन के सदर और CEO रॉबन ऑर्गेनाइजेड ने कहा कि ये बहादुर कुत्ते हमारी फ़ौज के लिए काम करते थे। वो किस तरह ख़तरनाक माहौल और जान बचाने वाले काम करते हैं, वो बेहतर अंजाम के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें तकलीफ़ होती है कि हम खामोश बैठे रहें और उन बहादुर कुत्तों को देखें जिन्होंने बहादुरी से हमारे मुल्क की खिदमत की, क्योंकि वो या तो मारे गए हैं या मर रहे हैं। नई महीने की शुरुआत के साथ ही आवाम पर महंगाई की एक और मार पड़ी है, क्योंकि LPG के दामों में इजाफा हो गया है। आज 1 सितंबर से गैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में 25 रुपये का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद अब दिल्ली में 14.2 kg वाले LPG सिलेंडर के दाम बढ़कर 884 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर के दामों में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। इससे पहले 1 जुलाई को घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया था। अब 14.2 kg वाले गैर सब्सिडी सिलेंडर दिल्ली और मुंबई में 884 रुपये 50 पैसे, कलकत्ता में 900 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 911 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। इससे पहले इन शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर बिल तरतीब 859 रुपये 50 पैसे, 911 रुपये और 875 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। कोरोना के असर से उभरती इकोनॉमी के बीच एक और अच्छी खबर है। अगस्त में हुकूमत को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1,12,020 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। जुलाई में आंकड़ा 1,16,000 करोड़ रुपए था। अगस्त में GST कलेक्शन सालाना की बुनियाद पर 30% बढ़ा है। पिछले साल अगस्त में GST कलेक्शन 86,449 करोड़ रुपए था। GST कलेक्शन पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर का असर पड़ा और जून में GST से होने वाली आमदनी 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गई थी। इससे पहले लगातार 9 महीने तक GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। अगस्त में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी CGST कलेक्शन 20,522 करोड़ रुपए रहा। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी SGST 26,605 करोड़ रुपए रहा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 56,247 करोड़ रुपए, जबकि सेस 8,646 करोड़ रुपए रहा। अगस्त 2021 में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से होने वाली रेवेन्यू 27% ज़्यादा रही। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के मुकाबले अगस्त 2021 में GST कलेक्शन 14% ज़्यादा है। अगस्त 2019 में GST से होने वाले रेवेन्यू 98,202 करोड़ रुपए था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई रियासतों में बारिश से बर्बादी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 750 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां 500 मवेशियों के बाढ़ में बह जाने की खबर है। वहीं उत्तर प्रदेश के 11 डैम्स में ब्रीच यानी रिसाव शुरू हो गया है। इनमें से एक भी डैम अगर टूट जाता है तो भयानक तबाही मच सकती है। महाराष्ट्र के जलगांव के 40 गांव तालुका में मूसलाधार बारिश की वजह से 750 गांव
सैलाब की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश से यहां कमर तक पानी भर गया है। अचानक आई बाढ़ से एक खातून की मौत हो गई है। 500 से ज़्यादा मवेशी पानी में बह गए हैं। कई गाँवों में अब तक लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू किए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मंगल के रोज़ बारिश के बाद हुई औरंगाबाद धुले हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तब से वहां ट्रैफिक जाम है, सड़क पर कीचड़ है, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में सैलाब के हालात हैं। आसपास के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। नदियों का लेवल लगातार बढ़ रहा है। इससे डरकर लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों के मकान पक्के हैं उन्होंने छत पर पनाह ले ली है। हर घंटे नदियों का लेवल 3 से 4 इंच बढ़ रहा है। चौरी चौरा, राप्ती रोहा डैम, गौरा नदी के मुहावकोल डैम, ऐसे ही दीगर 11 डैम्स में रिसाव शुरू हो गया है। 23 साल पहले 1998 में इतने बुरे हालात बने थे। अब तक 39 लोगों को रेस्क्यू कर महफूज मकामात पर पहुंचाया जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर बारिश हुई। गहरे घने बादलों की वजह से दिन भर अंधेरा छाया रहा। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई और गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी। शदीद बारिश की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया और कई इलाकों में सुबह से पानी जमा होना शुरू हो गया। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक दिल्ली में वक्फे से बारिश आज दिन भर जारी रही। ऐसी सूरत हाल में दफ्तर आने और जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से दिल्ली का एम्स फ्लाईओवर, रिंग रोड पर हयात होटल के करीब सावित्री फ्लाईओवर के दोनों जानिब, महारानी बाग, धोला कुआं से 11 मूर्ति रोड, शाहजहां रोड और दीगर इलाकों में पानी जमा होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में आज की बारिश ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2009 के बाद सितंबर में किसी एक दिन में इतनी बारिश नहीं हुई। 10 सितंबर 2009 को दिल्ली में 93.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में सफदरगंज इलाके में 112.1 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 120.2 मीटर, पालम में 71.1 mm और आयानगर में 68.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। ये जिन का है, जिसने फोन करे इसने बंद कर। अरे कोई ना, कर दूंगा। ठीक है। अब तो चाहिए पानी यहीं तक भरे है ना भाई। बता इसमें पैर वैर होती और क्या।
किसान लीडर राकेश टिकैत ने चारशुम्बे के रोज हरियाणा में करनाल जिले की बस्ताड़ा टोल पर पहुंचकर वहां बैठे किसानों को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश में होने वाली महापंचायत का इनविटेशन दिया। टिकैत 4 दिन में दूसरी बार बस्ताड़ा टोल पर पहुंचे। इससे पहले करनाल में पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हुए किसानों का हालचाल जानने के लिए टिकैत 29 अगस्त को बस्ताड़ा टोल पर आए थे। चारशुम्बे को बस्ताड़ा टोल पर पहुंचे टिकैत ने हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि मनोहर सरकार दिल्ली बॉर्डर पर चल रही तहरीक को करनाल में लाना चाहती है। यहाँ का सीएम प्रमोशन चाहता है। मनोहर लाल चाहते हैं कि पूरे मुल्क के किसान दिल्ली से हटकर हरियाणा में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेंगे। वो हरियाणा को मरकज नहीं बनने देंगे। ये तहरीक पुरअमन तरीके से चलेगी। जब तक हुकूमत लाठी चलाने की हिम्मत रखती है, किसान तब तक लाठी खाने को तैयार है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का एक स्पेशल सिक्का जारी किया है। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि हम श्री प्रभुपाद जी की 125वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये ऐसा मौका इस मौके पर काफ़ी खुशी का एहसास हो रहा है। इसी जज्बे के तहत आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपाद स्वामी के लाखों करोड़ों भक्त इस खुशी को महसूस करें। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक बहुत मशहूर कृष्ण भक्त थे, साथ ही वो एक महान हिंदुस्तानी भी थे। मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को, इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान को ये सर्वोच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी, मैव मन अधस्तत्व मयि बुद्धिम निवेशय, यानी ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धि को कृष्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो। ये विश्वास, ये बल भी एक योग है जिसे गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा गया है। और इस भक्ति योग का सामर्थ्य कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मीडिया के सामने डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की हकीकत सामने रखी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पहले तो ये कहा था कि मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूँ और फिर बाद में वजीर मालियात ने कह दिया कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूँ। अब आवाम के जहन में ये सवाल है कि आखिर मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है और डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, एमएससीज, तनख्वाहदार तबका, सरकारी मुलाजमीन और ईमानदार सनतकारों का डीमोनेटाइजेशन हो रहा है और मोदी जी के 4-5 मित्रों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। राहुल गांधी ने पेट्रोल
डीजल और एलपीजी गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के ताल्लुक से भी मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आखिर जीडीपी का मतलब होता क्या है। जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल तेल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों को सीधी चोट लगती है। इसका असर आवाम की जेब पर पड़ता है। तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा होता है और उसका असर गरीब आवाम पर पड़ता है। कांग्रेस के साबिक सदर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2014 में जब यूपीए ने दफ्तर छोड़ा तो खाना पकाने वाला गैस का सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी और आज सिलेंडर की कीमत 885 रुपये है। सिलेंडर की कीमत में 116% का इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 2014 से 42% और डीजल की कीमत में 55% का इजाफा हुआ। इस महंगाई से आवाम परेशान है, लेकिन मोदी हुकूमत है कि चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में मसरूफ़ है। जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आप? दोहा में हिंदुस्तान और तालिबान के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात के पस मंज़र में साबिक़ वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान के कंट्रोल वाला अफगानिस्तान हिंदुस्तान के लिए तशवीशनाक है। चिदम्बरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदाद के हवाले से भी हुकूमत को आगाह किया। साबिक़ वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि हुकूमत अफ़गानिस्तान पर कल मंजूर होने वाली सलामती कौंसिल की क़रारदाद के लिए ख़ुद को मुबारकबाद दे रही है, लेकिन सलामती कौंसिल से मंजूर की गई क़रारदाद हिंदुस्तान की मंशा के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ख्वाहिशात को कागज़ पर रख दिया और कुछ दीगर लोगों को इस कागज़ पर दस्तखत करने को कहा। पी चिदम्बरम ने हुकूमत से कहा कि इस मामले में ख़ुद को मुबारकबाद पेश करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और तालिबान के कंट्रोल वाला अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के लिए बाइस तशवीश है। ख्याल रहे कि 30 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफ़गानिस्तान पर एक क़रारदाद को मंजूरी दी, जिसका मकसद किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने मंगल के रोज़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगावर की जाए पैदाश का दौरा किया। वहां से वो आरएसएस के सदर दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और आरएसएस के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी से मुलाकात की। आरएसएस के बानी रहे हेडगावर की पैदाइश नागपुर में 1 अप्रैल 1889 को हुई थी। उन्होंने 1925 में आरएसएस का क़याम किया था और 21 जून 1940 को उनकी मौत हुई थी। वहीं शरद बोबडे का भी नागपुर से ताल्लुक़ है और वो चीफ जस्टिस के ओहदे से सुबुकदेशी के बाद इस शहर में रिहाइश पजीर हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस शरद बोबडे जब हेडगावर की रिहाइश गाह पर पहुंचे तो उनके हमजमात रहे प्रोफेसर हेमंत जाम्बेकर भी उनके साथ थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अनजान बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 12 घंटे में 7 और बच्चों की मौत हो गई। पीर के रोज़ मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में इंस्पेक्शन के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिस बच्ची कोमल से मुलाकात की थी उसकी भी मौत हो गई। ज़िले में इस अनजान बुखार से 15 दिनों के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 52 हो गया है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनीजा ने बताया कि 240 बच्चे भर्ती हैं। ज़्यादातर को उल्टी और डायरिया की शिकायत है। इनमें डेंगू और मलेरिया जैसे अलामात हैं। इस बीच वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद की सीएमओ डॉक्टर नीता कुलक्षेत्र को हटा दिया। उनकी जगह अब डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी को चार्ज सौंपा गया है।
दुनिया भर में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 7,26,323 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसी दौरान 11,469 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन की मजमूई तादाद 21,87,94,845 और मरने वालों की तादाद 45,38,277 हो गई। दुनिया भर में अब भी 1,86,40,871 अफराद का इलाज चल रहा है। पीर के रोज कोरोना केसेस में आई गिरावट के बाद फिर बढ़ोतरी हुई है। मंगल के रोज मुल्क भर में 43,078 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 34,105 लोग ठीक हुए और 462 की मौत हुई। वहीं केरल में हालात काफ़ी खतरनाक बने हुए हैं। यहाँ बीते दिन 30,203 केस आए। पीर के मुकाबले में यह आंकड़ा करीब 12,000 ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में यहाँ 20,687 लोग रिकवर हुए और 115 की मौत हुई। जी कॉमेडी फैक्ट्री में बतौर जज नजर आ रही डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान हाल ही में कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। कोरियोग्राफर ने बताया कि उन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन ले ली थी और वो वैक्सीनेटेड लोगों के साथ ही काम कर रही थी। इसके बाद भी वो मुतासिर हो गई हैं। रिपोर्ट आने के बाद फराह ने कॉमेडी फैक्ट्री के मेकर्स को जानकारी दे दी है, जिसके बाद अब मीका सिंह उनकी जगह पे जज की कुर्सी को रिप्लेस करेंगे। कोविड से मुतासिर होने के बाद फराह खान ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए राब्ते में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। 54 सालों से दिलीप कुमार के साथ जीती रही सायरा बानो के लिए अब एक एक सांस लेना दूभर हो रहा है। दिलीप साहब को गुजरे लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो उनकी मौत के गम से नहीं उभर पा रही हैं। भारी सदमे का असर उनकी सेहत पर हुआ है। पिछले 3 दिनों से वो हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। सायरा बानो की तबीयत स्टेबल बताई जा रही है, मगर उनका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल लो ही रहता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शायद उन्हें और 3-4 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने चारशंबे के रोज सीनियर ओहदेदारों के साथ मुल्क भर में दोबारा खुलने वाले स्कूलों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजारत तालीम की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है कि प्रधान ने वजारत तालीम और महकमे तालीम व ख्वानदगी के सीनियर ओहदेदारों के साथ मुल्क भर में दोबारा खुलने वाले स्कूलों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सितंबर तक स्कूलों में तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को वैक्सीन देने के रोड मैप का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए एक महफूज माहौल यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर के स्कूलों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के वैक्सीनेशन को तरजीह दे रही है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार में जमकर उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 57,918 का और निफ्टी ने 17,225 का रिकॉर्ड लेवल छुआ। बाजार की ये तेजी ज्यादा देर नहीं टिकी और बाजार लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 214 पॉइंट गिरकर 57,538 और निफ्टी 56 पॉइंट फिसलकर 17,076 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 57,763 और निफ्टी 17,185 पर खुला था। कारोबार के दौरान ऊपरी सतह से सेंसेक्स 580 पॉइंट और निफ्टी 150 पॉइंट टूटा। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयर्स में खरीदारी हुई, जबकि 18 शेयर्स में गिरावट रही, जिसमें एशियन पेंट्स के शेयर 3.20% की तेजी के साथ बंद हुए। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई ने 13 जनवरी से रणजी ट्रॉफी शुरू करने का मंसूबा बनाया है। 5 दिन के लाजमी क्वारंटाइन और 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद 6 ग्रुपों में तकसीम टीमें मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और चेन्नई के बीच मुकाबले शुरू होंगे। कोलकाता को टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले के लिए महफूज रखा गया है, जो कि 5 रोज़ के दूसरे क्वारंटाइन के बाद 20 फरवरी को शुरू होगा। इसके बाद 28 फरवरी से 3 मार्च तक मुसलसिल 5 दिन क्वार्टर फाइनल मैचेस होंगे। सेमीफाइनल मैचेस 8 से 12 मार्च तक खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 16 से 20 मार्च तक होगा। बीसीसीआई ने पीर के रोज़ घरेलू सीजन का तफसीली शेड्यूल रियासती इकाइयों के साथ शेयर किया था और साथ ही टीमों को ग्रुपिंग से आगाह किया था। टीमों को 6 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जिनमें 5 एलीट ग्रुप है और हर एक में 6 टीमें शामिल हैं, जबकि एक 8 टीमों वाला प्लेट ग्रुप है। दिफाई चैंपियन और मजबूती घरेलू टीम मुंबई, कर्नाटका, दिल्ली, हैदराबाद, महाराष्ट्र जो कि साबिक चैंपियन है, और उत्तराखंड की मौजूदगी वाले ग्रुप सी को एक मजबूत ग्रुप तस्वुर किया जा रहा है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।